नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूम। गाजियाबाद ट्वीट केस ने यूपी की सियासत में सियासी पारा काफी चढ़ा दिया है। पूरे केस में जहां ट्विटर समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, तो वहीं केंद्र सरकार ने ट्विटर को भी टाइट कर दिया है। ट्विटर को आईटी एक्ट की धारा 89 के तहत भारत में कानूनी संरक्षण मिला हुआ था, जिसे खत्म कर दिया गया है। सीएम योगी ने भी फेक वीडियो, फेक न्यूज के प्रसार करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि जनता की सुरक्षा करना और लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में सवाल यही है कि जब खुद पीड़ित ये कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस का पूरा सहयोग मिल रहा है और इसके लिए वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, तो फिर मामले को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? आज महाबहस इसी पर। गाजियाबाद ट्वीट केस पर ट्विटर को किया टाइट। यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ट्विटर समेत 9 पर एफआईआर। सभी के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 502/21 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है, जिनमें साक्ष्य के आधार पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने ट्विटर को लताड़ा, फ्री स्पीच की आड़ में नहीं बच सकते। यूपी सरकार के भी कड़े तेवर, फेक न्यूज फैलाने वालों की खैर नहीं। भ्रम फैलाने वाले या धार्मिक उन्माद फैलाने वाले वीडियो या ये कोई भी अगर करेगा, चाहे ट्विटर हो या कोई पार्टी या कोई दल के लोग हों, उनको भी बता दिया गया है, सीधा संदेश दे दिया गया है इस एफआईआर के जरिए कि हम ट्विटर ही नहीं, जो भी लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कानून हाथ में लेने का काम करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए या किसी प्रेस वार्ता के जरिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी अगर उन्होंने कोई असत्य बात या कोई भ्रम फैलाने की स्थिति की पैदा की उत्तर प्रदेश में। धार्मिक माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। देश में कहीं पर भी कोई भी ऐसा विषय है जो देश के कानून के दृष्टि से उल्लंघन है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं मनीष शुक्ला, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं सुबुई खान, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एसपी के नेता हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुस्लिम स्कॉलर हैं अनु खान, वो भी जुड़ चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं शशांक वाजपेयी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान भी। लेकिन पहले मैं आपके रुख करना चाहूंगी प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, क्यों ये स्वीकारा नहीं जाता कि ये झगड़ा 2 पक्षों के बीच का था और इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई? क्या यूपी में चुनाव नजदीक है? दो आवाज आ रही। धर्मेंद्र यादव जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? शादाब चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी, लौटूंगी आपके पास। शादाब जी का ही रुख कर लेती हूं मैं अभी, शायद आपके पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी। शादाब चौहान जी, कब तक ये सियासत होती रहेगी मजहबी आड़ में? चलिए, उन तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनीष शुक्ला जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। एक एक्शन ने सबकी बोलती बंद कर दी है। क्या सवाल मेरा खैर आपसे ये है, क्या ट्विटर पर एक्शन से अफवाहों पर पूर्ण विराम लग जाएगा सर? देखिए, गाजियाबाद की जो घटना थी उस पर अब तो स्पष्ट हो गया है कि 2 पक्षों की झगड़ा, यानी एक अंधविश्वास को लेकर वहाँ मारपीट हुई थी और उसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया था। और तमाम वेरीफाइड अकाउंट वालों ने उसको इस तरह से प्रस्तुत किया कि जय श्री राम न बोलने पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। और बाद में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर सामने आया और ट्विटर ने इसके बावजूद भी उस वीडियो को हटाने की जहमत तक नहीं की। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके खिलाफ एफआईआर की है, 9 लोगों के ऊपर एफआईआर की है। उसमें ट्विटर इंडिया, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड समेत 9 लोग हैं। और यह स्पष्ट संदेश है कि कोई किसी भी रसूख का हो,
अगर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कृत्य करेगा जिससे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कोई सवाल खड़ा होगा या उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा होगी तो वो बचेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और ये जितने लोगों के ऊपर FIR किया गया है वेल नोन है, ये भड़काऊ गैंग के सदस्य हैं और तमाम ऐसे अवसरों पर, चाहे वो CA के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा था, जो अन्य जो दिल्ली में दंगे जब हो रहे थे, आम आदमी पार्टी के लोग जब शामिल थे तो उस समय भी यही गैंग शामिल था, तमाम प्रकार की भड़काऊ पोस्टें लिखता था। लगातार भारत सरकार भी 25 फरवरी को भारत सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा था कि आप लोग 3 अधिकारियों की नियुक्ति करिए, नोडल ऑफिसर, रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर और कंप्लेंट ऑफिसर, और अपना फिजिकल एक एड्रेस, भारत का एक एड्रेस भी दीजिए। उस एड्रेस को अपने वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर भी रखिए। लेकिन ट्विटर को छोड़ के किसी ने इस चीज को नहीं माना। आज ट्विटर से जो IT एक्ट के तहत उसको सुविधा प्राप्त थी, सुरक्षा का अधिकार, वो भी वापस लिया गया है। अब ट्विटर पर जो पोस्ट होगी उसकी जिम्मेदारी ट्विटर की जिम्मे होगी, यानी ट्विटर जिम्मेदार होगा कि यूजर क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं पोस्ट कर रहे हैं। यानी कि जो कानूनी कवच अब तक उसे मिला हुआ था वो अब संरक्षण खत्म हो चुका है। सुबुई खान, जो जिस तरीके से फैक्ट चेक करता था ट्विटर, लेकिन उसके जरिए ही उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए फेक वीडियो को प्रसारित किया गया और धार्मिक एंगल, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। क्या यूपी में चुनाव नजदीक है, आपको लग रहा है? जी देखिए अपर्णा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं बार बार ये मैसेज जनता तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ कि बहुत सारी एंटी नेशनल फोर्सेस, ब्रेक इंडिया फोर्सेस भारत के खिलाफ काम कर रही हैं, जो वेट करती हैं कि उन्हें कोई ऐसा मौका मिले जो भारत को तोड़ने का और भारतवासियों को आपस में बांटने का उनको कोई मौका मिल जाए तो उसको हाथ से नहीं जाने देते हैं। एक इंसिडेंट इनको मिल गया कि एक मुसलमान बुजुर्ग की दाढ़ी काटी गई, जिसमें कि वायरल क्लिप में ऑडियो भी नहीं थी, बट इन लोगों ने ये भ्रम फैलाया सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए और लोगों को बांटने के लिए कि जय श्री राम का नारा ना लगाने पर उनकी दाढ़ी काटी गई। जो बाद में तफ्तीश में पता चला कि दाढ़ी काटने वाले लड़के भी मुसलमान थे और आपसी रंजिश में या किसी लड़ाई में वो काम उन्होंने किया था। लेकिन ट्विटर ने उसको और आग में घी का काम करते हुए उसको सर्कुलेट होने दिया। कभी भी अगर कोई नेशनलिज्म की बात होती है, कोई राष्ट्रवाद की या राष्ट्रहित की कोई बात होती है, तो उसमें ट्विटर फौरन जो है वो मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा के और उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इस तरह की वीडियोस को ना ही रोका गया, बल्कि ऐसे मामलों में ट्विटर की खामोशी क्या कह रही थी उसी को यहाँ पर चेक करते हुए ये एक्शन लिया गया। धर्मेंद्र यादव जी, जब ये वीडियो सामने आया तो खूब हंगामा बरपा, सोशल मीडिया पर भी, ऑन कैमरा भी, ऑफ कैमरा भी। अब ये स्वीकारने में कैसी हिचक है कि ये मामला व्यक्तिगत था, जय श्री राम के नारे से जुड़ा हुआ नहीं था। जो भी समद साहब के साथ हुआ उसके लिए हम सभी दुखी हैं और हम चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई हो, लेकिन धार्मिक एंगल देने की कोशिश क्यों की गई? क्यों उस बुजुर्ग को हथियार बनाया गया? अपर्णा जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि जब से टूल किट वाला मामला आया है उसके बाद से इनकी आत्मा इतनी आहत हो गई है कि इनको जो आपका ट्विटर को जो संरक्षण प्राप्त था उसे हटाने की कवायद भी शुरू हो गई थी। खाली ट्विटर ने इनकी एक बात नहीं मानी, अगर वही बात मान ली होती तो इनके लिए सब कुछ वॉशिंग मशीन हो जाता और ट्विटर भी उस वॉशिंग मशीन में धुल के बिल्कुल स्वच्छ हो जाता, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, जो आप ये कह रही हैं, अभी मेरे पास अमित शाह जी की एक वीडियो है जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि आप अगर कोई न्यूज दिल्ली में फैलाते हो तो 650 किलोमीटर दूर आदमी बैठा हुआ है, उसे क्या पता सही है कि क्या गलत है, वो कौन सा वेरीफाई करने आ रहा, आप इसको फैलाइए। तो अगर सबसे ज्यादा दुरुपयोग सोशल मीडिया का किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसके अलावा किसी ने नहीं किया है। अब चूंकि इनको पता चल गया कि अब हमारा जो कहते हैं ना कि अब हमारा खुलने वाला है काला चिट्ठा, तो अब इसको उस तरह से ढकने का प्रयास किया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रही बात आप जो इसकी कह रही हैं कि इसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है, प्रशासन क्या करता है? आप मुझे बताइए, कोई चीज अगर एक निकल के आती है तो लॉ एंड ऑर्डर का ये मामला है तो उसमें क्या है? क्यों उसको कहता है कि नहीं, इस तरह से काम किया जा रहा है? ठीक है, सभी गेस्ट को शामिल कर लेते हैं यहाँ पर। शादाब चौहान जी, कब तक सियासत होती रहेगी धार्मिक मामलों की आड़ लेकर? मैडम आप ये देखिए कि
सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले लोग कौन हैं। जो टूल किट केस ले लीजिए और जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं उनमें अपराधियों को सम्मानित कौन सी पार्टी करती है। मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को मोदी जी के मंच में मेरठ में सम्मानित किया गया, अखलाक के कातिलों को योगी जी की रैली में सम्मानित। शादाब चौहान जी, आपके आरोपों का जवाब हम लेंगे मनीष शुक्ला जी से, और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे भी लोग हैं जो किसी और धर्मविशेष के खिलाफ कार्रवाई करने वालों का सर काट कर लाने पर इनाम देने की बात भी करते हैं। मैडम मैं सर काटने वाले लोगों की हिमायत नहीं करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर नफरत कोई भी फैला रहा है हम उसके खिलाफ हैं, और ये सड़ा हुआ समाज है जो मानवता का दुश्मन है, जो बलात्कारियों का समर्थन करता है, बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा रैली निकालता है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के हो। ये देश कानून से चलेगा, और इस देश में नफरत का राज कौन लाना चाहते हैं। योगी जी पर कितने मुकदमे दर्ज हैं? ठीक है अनु खान जी, ये झगड़ा पर्सनल झगड़ा था, व्यक्तिगत कारण थे इसके पीछे, लेकिन क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक है तो सभी को अपना अपना यहाँ पर हित नजर आया और इसको एक नया ही एंगल देने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन अब उस कोशिश पर एक्शन लिया गया है, सच और झूठ सामने आ गया है। लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि कब तक हम चाहेंगे कि हमारे इस मंचा से धार्मिक उन्माद फैले, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। ये हम कोशिश नहीं कर रहे हैं आजकल, हम कोशिश कर रहे हैं कि बिगड़े सांप्रदायिक सौहार्द। हर किसी का ये एजेंडा नजर आ रहा है यहाँ पर, क्यों? अर्पणा जी, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि कोई भी राजनीतिक दल हो वो यह नहीं कहेगा कि हाँ गलत हुआ है, वो ये कहेगा कि इनकी वजह से हुआ है, इस पार्टी में ऐसा होता था, उस पार्टी में ऐसा होता था, हम तो दूध के धुले हुए हैं। लेकिन जो गलत चीज हुई है उसके लिए खड़ा नहीं हुआ होगा। हमने जब ये वाकया हुआ हमने भी ट्विटर किया, हमने ट्विटर पर पुलिस को टैग किया, उनका जवाब तुरंत 5 मिनट में आ गया कि नहीं यह घटना ऐसे ऐसे है, उसका जस्टिफिकेशन दिया गया, बात क्लियर हो गई। लेकिन यह चीज ट्विटर को तुरंत बैन कर देना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था कि हाँ यह घटना इस तरीके से नहीं है, उसने और बढ़ावा दिया धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को। तो सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है जो स्वागत योग्य है और सभी लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। लिया गया है इसका फायदा सभी वर्गों को पहुंचेगा, फैसला क्योंकि हर वर्ग को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। शशांक वाजपेयी जी, आज का जो ये एक्शन लिया गया ट्विटर के खिलाफ सरकार की ओर से, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आप जानकार हैं कानूनी मामलों के, और हमारे जो नियम है आईटी नियम, और कितने सख्त करने की आवश्यकता है क्योंकि वल्नरेबल है हमारी सोसाइटी। भारत सरकार का यह निर्णय अपने आप में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर लिया गया, नए कानूनों को भारत में लागू किया गया, और उसके पहले व्हाट्सएप, ट्विटर, उनको ये सूचित किया गया है कि भाई हमारी जो पॉलिसीज हैं भारत में, उन पॉलिसीज को भारत के हिसाब से बनाना होगा, भारत के लोगों को संरक्षण प्राप्त करना होगा, कभी भी धार्मिक सौहार्द ना बिगड़े। इस तरह के कोई भी व्हाट्सएप, कोई भी चैट, कोई भी ट्विटर, कोई भी सोशल मीडिया पे अगर पोस्ट होते हैं उसका एड्रेस, उसको हमें ट्रैक करना होगा। ये प्लेटफॉर्म की सूचना प्राप्त होने के बाद आज जो कार्रवाई की गई गाजियाबाद पुलिस की तरफ से, ये पूर्ण रूप से विधि सम्मत है। रविशंकर प्रसाद जी को की आईटी मिनिस्ट्री लगातार देख रहे हैं, और उन्होंने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार बहुत काम किया है, बहुत एक्ट पास किया है, और आने वाला समय बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से दिखता है कि आप बार बार एक शब्द रिपीट कर रही हैं कि इलेक्शन पास आने वाला है, इलेक्शन पास आने वाला है। इलेक्शन हो या ना हो, कभी भी मानव में मानवीयता का कोई भी झगड़ा भारत में नहीं होना चाहिए, और लॉ को किसी भी प्लेटफॉर्म को बहुत मजबूती से जोड़ना होगा। आज की जो स्थिति भारत में बनी हुई है, आज की स्थिति जो उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, ट्विटर ने जो कुछ किया उसके खिलाफ जब कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई एक मैसेज बिल्कुल साफ है लॉ में कि भाई लॉ ने उनको प्रोटेक्शन हटाया, आने वाले समय में ये गतिविधियां रुक जाएंगी और बहुत कम हो जाएंगी। लॉ का प्रोटेक्शन था, उसको हटाना एक देश के लिए बहुत अच्छा निर्णय है। संविधान में नहीं, संविधान के नहीं, विधि सम्मत पास किया हुआ ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे अच्छा निर्णय अभी तक का माना गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब रेगुलेट होने लगेंगे, जो पहले रेगुलेशंस में नहीं आते थे, और अनलिमिटेड व्हाट्सएप क्लासेस, अनलिमिटेड ट्विटर्स आ रहे थे। एक रिफाइंड क्वालिटी ट्विटर्स, रिफाइंड क्वालिटी मैसेजेस लोगों के पास जा जी माहौल बनता है, वो लॉ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी मनीष शुक्ला जी, आपसे मैं सवाल उठने से पहले आपने सभी हमारे पैनलिस्ट को सुना, काफी आरोप लगे बीजेपी और बीजेपी सरकार पर, उन पर जवाब दे दीजिए पहले। देखिए, दो चीजें हैं। जो घटना थी लॉ एंड ऑर्डर की घटना थी, और उसमें जितने भी आरोपी थे
उनके ऊपर FIR दर्ज कर लिया गया था परसों ही। और दूसरी बात यह है कि वो एक अंधविश्वास फैलाने को लेकर हुई थी, तो जितने लोग उसमें दोषी थे FIR दर्ज थी। लेकिन जो आज की कार्रवाई है वो कार्रवाई ऐसे लोगों के ऊपर की गई है कि इसके बावजूद उन लोगों ने उस वीडियो को न हटाया, न उसके लिए माफ़ी मांगी, न ही उसके लिए वो पुलिस का सामना करने को तैयार है। तो उनको तो कानून का सामना करना पड़ेगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, अभी चुनाव की चर्चा हो रही थी। देखिए, एक गैंग है जो सर्च करता है कि दृष्टि से कि ये खराब प्रकार की घटनाएं कहाँ हो रही हैं, उन घटनाओं को ले जाके वो अफवाह गैंग को देता है। अफवाह गैंग उसको अपने अनुसार सांप्रदायिक तनाव बढ़े इसके लिए उसका प्रयोग करता है। आवाज म्यूट थी इस पूरे वीडियो की, उसके बाद भी उनको जय श्री राम सुनाई पड़ता है। यानी जय श्री राम नारे को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है। परसों नरसों ही आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस तरह के एक आरोप लगाए थे, जिसका खुलासा हो गया। अब उससे वो आगे भाग खड़े हुए। तो एक ये अफवाह गैंग उसको बढ़ाता है, फिर आता है तीसरा गैंग जो राजनीतिक संरक्षण प्रदान करता है। उसके लिए कांग्रेस के श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, ऐसे तमाम लोग इन ट्वीट के आधार पे कि राम का नाम सत्य है, अहिंसा अपनाना चाहिए, वो तमाम ऐसे लोग जिन्होंने कभी राम पर विश्वास भी नहीं किया, तो वो थ्योरेटिकल फिर उस पर वार करते हैं। ये तीनों लोग के गैंग मिलके एक बहुसंख्यक धर्म के खिलाफ एक माहौल खड़ा करना चाहता है। जानकारी है कि तमाम तरह के गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, तो किस तरह से कार्रवाई होगी इन पर? क्या ये पहला कदम माना जाए कार्रवाई की दिशा में? नहीं, देखिए, कार्रवाई किया ही गया। तमाम अवसरों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने, चाहे भारत सरकार को आवश्यकता पड़ी, कार्रवाई की जा रही है। फरवरी में ही भारत सरकार ने आदेश दिया था सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को कि हमारे नियम कायदे मानने पड़ेंगे आपको। नीतियां बनाना, कानून बनाना किसी भी देश का संप्रभु अधिकार होता है। उसके तहत हमारी केंद्र सरकार ने कहा था। आज ट्विटर इंडिया, ट्विटर कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड पे FIR दर्ज किया गया है और अब वो जिम्मेदार होंगे। तो ये जो अफवाह गैंग के लोग हैं, और देखिए ये जितना नाम मैंने लिया है ये वेल नोन लोग हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग भी हैं वो सब लोग इनको जानते हैं कि ऐसे समय पर ये प्रकट होते हैं और हमेशा देश विरोधी बातें ही करते हैं। लाल किले पे हमला हो जाए तो उनके साथ खड़े हो जाएंगे, सिंपैथाइजर हो जाएंगे। CA के खिलाफ आग लगा दी जाए तो उनके सिंपैथाइजर हो जाएंगे कि क्यों कार्रवाई हो रही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। धर्मेंद्र यादव जी, क्या कहेंगे इस प्राकट्य पर? 70 सालों से उनको संरक्षण मिलता आया था। अरे झूठ, मनीष जी, झूठ बोलने का कॉपीराइट तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और किसी पार्टी के पास तो है नहीं। अब बिना झूठ के अफवाह कैसे फैलती है आप मुझे बता दीजिए। मैं दूसरा सवाल मैं करना चाहता हूं, आप जज नहीं है, मैं सही बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं। नहीं, अपनी बात करिए, अपनी बात करिए, मैं तर्क दे रहा हूं। पूरा देश जानता है कि आप लोग राम विरोधी हैं। अपनी बात कह रहा हूं। कारसेवकों के खून से आपके हाथ रंगे हैं। आप मुझे बताइए कि हमारे देश में सुनिए पहले, हमारे देश में अगर कोई विदेशी कंपनी आती है, बताने वाला हूं, कार्रवाई होगी, चलती है, कोई भी करेगा, कार्रवाई होगी। किसके चलते हैं? आप अपना विषय बताओ, न्यूज़ 18 को बताइए। किसके चलने चाहिए नियम कानून, किसके चलने चाहिए आप बताइए मुझे पहले। हमारे देश में अगर कोई कंपनी आती है, चाहे ट्विटर हो चाहे कोई और कंपनी हो, उस पर नियम कानून किसके चलने चाहिए? हमारे चलने चाहिए। लेकिन आप मुझे बताओ कि जब से ट्विटर आया है आज तक आपने कोई कानून क्यों नहीं बनाया था? क्या आप चाहते थे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़े फिर हम जाके कानून बनाए? क्या आप उसका मिसयूज कर रहे थे? आपने पहले कानून क्यों नहीं बनाया? कानून हम ही बना रहे हैं, कानून क्यों नहीं कानून हम ही बना रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। ट्विटर तो 26 मई 2014 के बाद देश में नहीं आया है। 7 साल तक क्या कर रहे थे? ट्विटर कब आया? 7 साल तक इंतजार कर रहे थे। फेसबुक कब देश में आया पता है? बनाया था उसको। व्हाट्सएप कब आया देश में पता है? आपको पता बताइए, कम से कम जानकारी रख के बात करिए। कब आया? ठीक है, यहाँ पर सुबोई खान कुछ कहना चाह रही है। सुबोई खान, आर्कुट कब आया देश में पता है? अपन ही चिल्लाना बंद करेंगे। ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी 1 मिनट। अरे आर्कुट आप मुझे बताइए क्या भाई? 2001 में आया, 2001 में आर्कुट आया। ऑर्कुट याद है आपको? आप ऑर्कुट पे एक्टिव थे? ट्विटर कब आया? क्यों ठीक आपने है, नहीं बनाया? सुबोई खान को सुन लेते हैं। धर्मेंद्र यादव जी सुन लेते हैं। जी नहीं, एक्टिव क्यों नहीं रहेंगे? अपर्णा देखिए, ये इंसिडेंट्स अभी आगे आगे और आएंगे हमारे सामने, तो हमें इनका एजेंडा और गोल समझने की जरूरत है। यहाँ पर 2 गोल्स हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल है कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, एक बहुत बड़ा बॉर्डर नेपाल से शेयर करती है, बॉर्डर स्टेट है, और नेपाल के थ्रू चाइना और पाकिस्तान के लिए भारत में एंटर करने का एक रास्ता है।
तो वो कभी नहीं चाहते कि योगी जी जैसा डायनामिक और फियर्स और मजबूत चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में रहे। इसलिए ये लोग बहुत कोशिश करेंगे, अभी देखिएगा, योगी जी को ब्राह्मण विरोधी बताने की कोशिश करेंगे, कभी मुसलमान विरोधी दिखाने की कोशिश करेंगे, कभी महिला विरोधी, कभी दलित विरोधी। अभी आप आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन ये शॉर्ट टर्म गोल के अलावा एक जो लॉन्ग टर्म गोल इनका काम कर रहा है, जो थ्रू आउट भारत के विभाजन के बाद काम कर रहा है, वो इस्लामिक स्टेट बनाने की एक वैचारिक अनुकूलता, एक मुसलमान के दिमाग में हमेशा ये डालना कि तुम भारत में सुरक्षित नहीं हो, उसको मेन स्ट्रीम से जुड़ने ना देना। क्योंकि जब एक मैन्युफैक्चर्ड विक्टिमहुड एक मुस्लिम माइंड में डालेंगे, तभी उसको इस्लामिक स्टेट की मांग करने के लिए तैयार कर पाएंगे। ये शादाब चौहान जी, सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरियस अगर मुस्लिम कम्युनिटी कहीं है तो वो भारत देश में ही है, भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। उसके बावजूद भी माइनॉरिटी को हमेशा खौफ दिखाना, दहशत में डालना, ये किस तरह का पॉलिटिकल एजेंडा है? बिल्कुल मैडम, आपका सवाल दुरुस्त है कि हिंदुस्तान का मुसलमान रहेगा। जो मैडम ने बात कही कि ये अगर मॉब लिंचिंग से किसी को फायदा पहुंचता है तो भाजपा और आईएसआईएस को फायदा पहुंचता है। अगर जय श्री राम लगाने के नारे को मजबूर करने से जो मेरे पूर्वज हैं श्री राम, उससे किसी को फायदा पहुंचा है तो आईएसआईएस और बीजेपी को। और अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा कामयाब होगी तो मिठाइयां आईएसआईएस के कैंप में बटेंगी, क्योंकि वो जनरलाइज करके बदनाम करना चाहता है मुसलमानों को। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में रहकर अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज कायम करेगा, जिससे संपूर्ण मानवता को न्याय मिले। हम लोग जाति धर्म के नाम पर भेदभाव करने वाले नहीं है, हम लोग न्याय को सर्वोपरि रखते हैं। इस निजाम मुस्तफा हिंदुस्तान में अप्लाई करेंगे, मैडम सुन लीजिए, इसका क्या मतलब है? एक्सप्लेन करिए। मैडम सुन निजाम लीजिए, मुस्तफा हिंदुस्तान में अप्लाई वाली मैडम सुन लीजिए, आरएसएस वाली मैडम सुन लीजिए, अरे आरएसएस की मैडम सुन लीजिए, आरएसएस वाली मैडम सुनिए। शादाब चौहान, आप इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैडम सुन लीजिए। नहीं, आप शो पर और शो के एजेंडे पर जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए। कौन क्या है उसको आप सुबोई खान को आप सुबोई खान ही बोलेंगे? नहीं, वो खान नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है, ये मुसलमान है ही नहीं, तो मैं कैसे तो बात यहाँ पर सुबोई खान नाम है उनका भाई। मेरा मुसलमान होना आपको कोई सर्टिफिकेट क्यों देगा कि वो मुसलमान है या नहीं है? आप कौन होते हैं शादाब चौहान? मुस्लिम से शादी करेगा, शादाब चौहान आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं कि मुसलमान है या नहीं? इस देश का कानून देता है इजाजत। नहीं मैडम, इस देश का कानून इस बात की इजाजत देता है कि कोई किसी से शादी कर सकता है। शादाब चौहान, धर्म तय नहीं होता, धार्मिक रिचुअल से धर्म तय होता है। शादाब चौहान अपने शब्द वापस लीजिए। नहीं मैडम, मैं शादाब चौहान शब्द वापस लीजिए अपने। शादाब चौहान शब्द वापस नहीं लेता, हिंदुस्तान से सच्चा प्रेम करता है। नहीं तो हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं तो हिंदुस्तान के कानून से प्रेम करेंगे ना। मनीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी मनीष जी। प्रेम करता हूँ, हिंदुस्तान के संविधान से प्रेम करता हूँ। बिल्कुल नहीं, मनीष जी बोले। करता हूँ, लेकिन शब्द अपर्णा जी, शादाब चौहान क्षत्रिय का बेटा है, श्री राम। अपर्णा जी, शादाब चौहान का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। शादाब मनीष जी चौहान ने अपनी तालिबानी सोच को सामने रख दिया। वापस नहीं लेगा श्री राम का वंशज। इन्होंने आज तालिबानी सोच को सामने रख दिया। अब ये धर्म डिसाइड करेंगे कि सुबोई खान किस धर्म की है, ये डिसाइड करेंगे। आप कौन होते हैं? ठेकेदार हैं आप मुसलमानों के? वंशज अपने आप ठेकेदार हैं? आपसे मैं पूछूं कि आप बगदादी वाले शादाब हैं कि लादेन वाले? आप लादेन वाले हैं? कुछ अच्छा लगेगा आपको? मानता हूँ तो मैं अपने धर्म में कैसे हो सकता हूँ? किस तरह की बात करते हो आप? हाउ कैन इट इज पॉसिबल? आप किस तरह की बात करते हो? हम वो चैनल में बैठो, आप किसी महिला से किस तरह से बात करो, इससे आपकी सोच समझना चाहिए। शादाब चौहान, मैं आपको बता दूं कि आपका धर्म तो ये भी कहता है कि कोई और धर्म का व्यक्ति तो काफिर हो गया, तो क्या आप हम सबको काफिर मानते हैं? संस्कार रखिए, महिलाओं से कैसे बात तो आप सुबोई खान को कैसे बोल सकते हैं भाई? आप एक शो में एक महिला का अपमान कैसे कर सकते हैं? शादी नहीं हो सकती, किसी का अपमान नहीं कर रहे, सबका सम्मान इस देश का कानून देता है इजाजत। चैनल पे बैठ के धर्म डिसाइड स्पेशल करेंगे, मैनेजर शादी कहते हैं डिसाइड उसे। करेंगे। शादाब चौहान पढ़ लीजिए जरा। ठीक है, ठीक है। शशांक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शशांक जी, आप देख रहे होंगे ये पूरा ये डिबेट कहाँ से शुरू होता, कहाँ चला गया? राजनीतिक जब हम लोग एक विषय के ऊपर बैठे हैं, इतने गंभीर विषय के ऊपर बैठे हैं, इस तरह के देखिए ये बातें उन्माद बढ़ाने वाली हैं। पारिवारिक रूप से जब आप एक विद्वान लोग बैठे हुए, विद्वान लोगों को पूरी देश सुन रहा है, देश में कम से कम भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अपनी कोई बात कहना चाह रही है, उसकी बात को सुनिए, देश के कानून को समझिए और देश की जनता को अवेयर करिए। बहस में बैठ के इस तरह के शब्दों में अशोभनीय होते हैं। हम लोग धर्म जात के लिए नहीं बैठे, हम लोग परिवार के रूप में बैठे हैं कि देश समझे।
पार्टी की प्रवृत्ति साफ साफ समझ में आती कोई क्या कह रहा है, इससे कितना ही खराब लगता है सुनने में सब लोगों को। बिल्कुल। अनु खान साहब, हमारे शब्द बताते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी क्या है और हम किसके बिहाफ पर क्या बोल रहे हैं। अर्चना जी, ये हमने पहले भी कहा कि ये लड़ते रहेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि नुकसान किसका होता है। नुकसान किसी भी धार्मिक उन्माद फैलाने में सबसे ज्यादा नुकसान किसी व्यक्ति विशेष धर्म उसका नहीं होता है, उसका नुकसान होता है आम आदमी का, जो रोजी रोटी चला रहा है, अपनी एक वक्त की रोटी खाने के लिए जिंदगी में जद्दोजहद कर रहा है। ये यहाँ बैठ के लड़ते रहेंगे और ये लड़ाते रहेंगे, लेकिन यही नहीं सोचेंगे कि किस तरीके से हमें सिस्टम को सुधारना है। अगर किसी ने गलत किया है, अगर उसे वो सजा का प्रावधान है, उसको सजा मिल रही है, तो क्यों नहीं उसको कहते हैं, क्यों नहीं उसका स्वागत करते हैं कि हाँ उसने गलत किया, उसके लिए यही सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये इसी लायक था, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी धर्म का हो। अगर वो गलत करेगा तो वो सजा का हकदार है, उसे सजा मिलनी चाहिए। सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है इस तरीके का। अगर कहीं पर भी किसी भी सोशल साइट पर अगर कोई लिखता है तो उसकी सीमा जरूर होनी चाहिए। उसका बिल्कुल फ्री स्पीच की आड़ में कोई बच नहीं सकता है। सुबोई खान जी को एक चीज का जवाब जरूर देना चाहती हूँ कि मेरा इस्लाम या मेरा मुसलमान होना कोई दारुल उलूम का सर्टिफिकेट नहीं है जो मुझे किसी से चाहिए, या वो मुझे नहीं देंगे तो मैं किसी एक उसमें आ जाऊंगी बैकफुट पे कि मैं मुसलमान हूं या नहीं हूं। आई डोंट हैव टू प्रूव माय रिलीजन टू एनीबॉडी। दूसरी बात, मेरे देश का कानून स्पेशल मैरिज एक्ट में 2 डिफरेंट पंथ के लोगों की शादी को लीगल करार देता है, तो मुझे शरिया कानून मानने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहती हूँ, मुसलमान भाई बहनों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो लोनी इंसिडेंट हुआ है हम सबकी आंखें खोलने के लिए सफिशिएंट है कि देखिए कैसे आपको तोड़ा जाता है, कैसे आपके दिमाग में जहर घोला जाता है कि मुसलमान ने मुसलमान की दाढ़ी काटी और आपको ये बोला गया कि देखो हिंदू मुसलमान के साथ क्या कर रहा है। ये लोग आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि बंगाल में हिंदुओं की लिंचिंग कैसे हो रही है। ये आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि सदियों तक भारत में मंदिरों का विध्वंस कैसे हुआ। मुसलमान को भारत के लिए आवाज उठानी चाहिए। अपर्णा जी, बिल्कुल स्पून फीड किया जा रहा है इस तरीके से पॉइजन, जिसमें वीडियो में ऑडियो नहीं था, मामला कुछ और था और दिखाया गया कि पूरा धार्मिक ये एंगल देने की कोशिश की गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। और धार्मिक उन्माद ना फैले, सोशल मीडिया का इस्तेमाल उसके लिए ना किया जाए, इसीलिए आज ये बड़ा कदम उठाया गया है कि ट्विटर को जो कानूनी संरक्षण हासिल था उससे वो लीगल कवच वापस ले लिया गया है। और अब सभी की जिम्मेदारी है कि हमें अपनी अपनी नैतिकता का परिचय देना है कि जो इस तरह की अफवाहें आती हैं उनको हम आगे उनका प्रचार प्रसार ना करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आज महाबहस में मेरे साथ इतना ही। आगे तेज रफ्तार खबरों के लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी जीनत का। शुक्रिया अपर्णा। और आइए देखते हैं तमाम खबरों को फटाफट अंदाज।